नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बीजापुर और कांकेर में 30 और नक्सलियों के काम तमाम के बाद मैसेज स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर से जो कहा गया उससे भी मैसेज स्पष्ट है। माओवादियों के पास यही मौका है, सही मौका है, आखिरी मौका है। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। ये नारे हैं विजय के, ये नारे हैं कामयाबी के, ये नारे हैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने की खुशी में। बीजापुर की ये तस्वीर बहुत खास है। ये इस बात की तस्दीक है कि छत्तीसगढ़ की जमीन अब बंदूक की बंदिशों से मुक्त होकर खुली हवा में सांस लेने लगी है। जो छत्तीसगढ़ के दुश्मन हैं, वो ढेर हो रहे हैं। सुरक्षा बल उनके घर में घुसकर उन्हें खत्म कर रहे हैं। ये वीडियो गुरुवार को हुए दूसरे एनकाउंटर का है, कांकेर का, जहां 4 नक्सली मारे गए थे। आप देख सकते हैं कि जंगलों में कैसे बेखौफ जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों के लिए सुरक्षा बलों के दबाव से भी बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर भी है। पहले सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सलियों को स्थानीय सपोर्ट बखूबी मिलता जाता था। कई बार माओवादी दबाव डालकर भी ऐसे सपोर्ट ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्थानीय लोगों को विकास की अहमियत भी समझ में आने लगी है और इसके लिए उनकी चाहत भी बढ़ी है। लिहाजा नक्सली अपने खूनी इरादों में कहीं न कहीं आइसोलेट होने लगे हैं। बीजापुर और कांकेर में आतंक के 30 चेहरों को खत्म करते हुए हमने कुर्बानी भी दी, बहुत बड़ी कुर्बानी। हमने जवान राजू ओयाम को खो दिया। राजू के जीवन के बलिदान के सम्मान में जुटा ये पूरा अमला ये जताने और बताने के लिए काफी था कि हमारे लिए इन बलिदानियों की क्या कीमत है। राजू ओयाम पूर्व में माओवादी संगठन में कार्यरत थे। उसके बाद शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर उन्होंने वर्ष 2020 में आत्मसमर्पण किया और लगातार सुरक्षा बल के साथ विभिन्न अभियान में शामिल रहा। काफ़ी सफलतापूर्वक अभियान में उनका योगदान रहा। कल दिनांक 20 मार्च में जो हुई मुठभेड़ में राजू ओयाम के साथ अन्य सभी समस्त सुरक्षा बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ समस्त बल ने काफ़ी बहादुरी से इस अभियान में शामिल हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें राजू ओयाम जो माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया। अब उनकी शहादत को हमेशा हम याद रखें। गंगालूर इलाके में जो मुठभेड़ हुई जिसमें 26 माओवादियों को मार गिराया गया, उसमें डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया था। आज बीजापुर के पुलिस लाइन में उस शहीद जवान को अंतिम सलामी दी जा रही है और शहीद जवान का नाम राजू राम ओयाम है, जो कि बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके के बोड़गा गांव के निवासी हैं। और साथ ही साथ ये वही राजू ओयाम हैं जो बोड़गा गांव के इकलौते ऐसे निवासी रहे जिन्होंने माओवाद का हाथ न दामन न थाम कर ये सीधे ये फोर्स की तरफ आए हुए थे। और जब भी उस इलाके में ऑपरेशन होती थी तो राजू ओयाम की बहुत बड़ी महती उसमें भूमिका हुआ करती थी। लेकिन
1 साल पहले इनके भाई क्रॉस फायरिंग में मारे गए और आज अब वो माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घटना काफ़ी दुखद है। हालांकि 26 का आंकड़ा बीजापुर ज़िले से मिला है माओवादियों के खिलाफ सफलता में, लेकिन उस पर ये जो दुखद घटना है वो भी भुलाई नहीं जाएगी। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि राजू ओयाम की ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनके शहादत पर दुख व्यक्त किया है। माओवादियों को समझ में आ चुका है, समझ चुके हैं कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है, क्योंकि सुरक्षा बल सिर्फ उन्हें ठिकाने ही नहीं लगा रहे, बल्कि खूनी इरादों को अंजाम देने के उनके सामान भी लगातार कब्जे में आ रहे हैं। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। जो नक्सली मारे गए वो ये हथियार अपने पीछे छोड़ गए। हथियारों का ये जखीरा हमारे सुरक्षा बलों की कामयाबी तो है ही, साथ ही जो नक्सली जिंदा हैं और बुरे इरादों के साथ अपनी मुहिम में लगे हैं, उनके लिए इन तस्वीरों में संदेश भी है कि या तो मुख्य धारा में वापसी कर लें या फिर उनके हाथों में जो बंदूक है उसे भी आज नहीं तो कल इसी तरह सुरक्षा बलों की प्रदर्शनी में शामिल होना है। कल बस्तर संभाग में बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली। कांकेर में 4 और बीजापुर के गंगालूर इलाके में 26 माओवादियों को मार गिराया गया। बताया गया कि वहां से कई ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए हैं और मारे गए माओवादियों के शव भी बरामद किए गए हैं। मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती की जा रही है। 26 में से 18 मारे गए माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, अभी बस्तर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो हथियार रिकवर किए गए हैं उसे आज यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगाया गया है। आप देखें कि ऑटोमेटिक वेपन की जो बात कल से निकल कर आ रही थी कि बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन मिले, उसमें AK-47 SLR और इंसास जैसे 3 ऑटोमेटिक वेपन हैं और 303 राइफल हैं, इसमें से 4 303 राइफल है और उसके बाद सभी देसी हथियार जो है लाइन से यहाँ पर रखे गए हैं। जिस तरह से एक LMG गन जो होता है ऑटोमेटिक वेपन, जिसमें कि लाइट मशीन गन की तरह, उसी तर्ज पर आप देखें माओवादियों ने भी ये BGL लॉन्चर को स्टैंड गन की तरह से बना कर रखा था, वो भी घटनास्थल से बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में माओवादियों की वर्दियाँ, उनके सामान और जो हथियार हैं, जिंदा कारतूस, BGL के जो सेल हैं, आप जो माओवादी जो BGL बनाते हैं बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, वो देखिए। और एक ख़ास बात देखिए कि उनके द्वारा जो लोहे के कारतूस पे हमने एक बार चर्चा की थी। अगर आप देखें कि लोहे के कारतूस जो हैं वो किस तरह से अब अलग अलग साइज़ के माओवादी जो है तैयार कर रहे हैं। स्टील के कलर का ये जो, हालांकि सुरक्षागत कारणों से अंदर जाने की मनाही की है पुलिस ने, तो ये स्टील के कलर का जो लोहे का कारतूस है ये BGL लॉन्चर के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन उसके ठीक बगल में अगर आप देख रहे हो तो लोहे के ज़्यादा मोटे सेल तैयार किए गए हैं और ये भी बड़े स्तर के जो BGL सेल हैं, मुझे लगता है इसे दागने के लिए इस तरह से लोहे के बड़े सेल का उपयोग माओवादी कर रहे हैं। एंड्री इलाके में जो मुठभेड़ हुई उस दौरान इन सब सामानों को बरामद किया और उनके शव बरामद किए गए, जिसमें एक जवान भी राजू ओयाम जो शहीद हुआ, जिसे श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद ये सभी मारे गए माओवादियों के शव पुलिस ने यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखे। बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी तारीफ की है और शहीद जवान को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और ये बताया है कि 31 मार्च 2026 की जो तारीख तय की गई है, अब लोगों का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि संभवतः उसके पहले ही वो सफलता सरकार के हाथ लग सकती है।
ये वक्त है बुरे मंसूबों को खत्म करने का। यही समय है नासूर को खत्म करने का, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हालात बहुत बदले हैं। जमीन पर चीजें कैसे बदली हैं, ये देखने की जरूरत है। सरकार कहती है कि इलाकों को बंधक बनाकर रखा गया था, अब हम अपनी ही जमीन को मुक्त कर रहे हैं। ये लाल आतंक से मुक्ति की मुहिम है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नई जो नीति, सरेंडर नीति थी, उसका भी अनुमोदन मंत्रिमंडल से हो चुका है और उस अनुमोदन के उपरांत ऐसे लोग, एक समिति जो जिले स्तर पर बनी है, वो जिले स्तर की समिति इस बात का निर्धारण करेगी कि ये जो नक्सली कह करके आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये वस्तुतः वही है कि नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए, इसका चेक करने के लिए एक समिति का गठन प्रत्येक जिले में है। अब जब वो ऐसा करेंगे तो जब ये निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है, तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़मीन दी जाएगी, उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी, वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी। अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान उनके, अगर वो पति पत्नी हैं तो क्या होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का एक प्रावधान इसमें दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ। एनडीटीवी ने गुरुवार को ही बताया कि सरकार एक बड़ी योजना लाने जा रही है। इस योजना में पंचायतें अपने इलाके को नक्सल मुक्त होने का प्रमाण देंगी। एक और बड़ी अपडेट और एक्सक्लूसिव अपडेट मैं अपने दर्शकों को मैं देने जा रहा हूं आसिफ। अभी मेरे पास कुछ देर पहले इस बिहाफ ऑफ सोर्सेस और बड़ी पुख्ता सोर्सेस मुझे ये जानकारी मिली है कि जिस तरह से भारत में शौच मुक्त भारत का अभियान चलाया गया था और ओडीएफ गांव घोषित किए गए थे, सबको ध्यान होगा, एक बड़ी योजना केंद्र सरकार की चलाई गई थी जिसमें ओडीएफ इलाके घोषित होते थे और उसमें ऐसा था कि खुले में शौच मुक्त भारत का जो अभियान था, स्वच्छता का अभियान, उसके तहत काम किया जा रहा था। और उसी की तर्ज पर या उसी की तरह उसी को ही एक प्रेरणा मानकर अब छत्तीसगढ़ में एक नई योजना का ऐलान कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। और वो ये है कि उसी की तर्ज पर उन इलाकों को एक नाम दिया जाएगा जो स्थानीय भाषा में, मुझे अगर जो सोर्सेस से जानकारी है उसके मुताबिक एलवेड करके एक नाम आ रहा है जो कि स्थानीय बोली का एक शब्द है। अगर मैं हो सकता है कि कुछ अलग भी हो क्योंकि बिहाफ ऑफ सोर्सेस ये जानकारी मिली है, लेकिन ये तय है कि इसी की तर्ज पर एक नई योजना जो है वो शुरू की जा रही है। और जो भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जैसे जैसे वो मुक्त होते जा रहे हैं तो उनको वो सर्टिफाइड भी करते जाएंगे, उसी की तरह जैसे ओडीएफ का सर्टिफिकेट मिलता था। अगर ध्यान होगा लोगों को और दर्शकों को भी ध्यान होगा कि उनके इलाके में नगरीय निकाय हो या पंचायत हो या ऐसे इलाके हैं जहाँ का खुले में शौच मुक्त भारत का अभियान, स्वच्छता अभियान के तहत चलाया जा रहा था, और जो भी इस तरह से वहाँ पर स्थितियाँ बनती थी तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता था ओडीएफ का। उसी की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जैसे जैसे मुक्त होते जाएंगे वैसे ही उनको उस योजना का जो नाम है उसका सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है और कभी भी इसका ऐलान भी हो सकता है। एनडीटीवी ने जो जानकारी दी उस पर अगले ही दिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने मुहर लगाई। सरकार की नीति स्पष्ट है, माओवाद से संपूर्ण मुक्ति का ऐलान आखिरी है। पंचायतों को इस काम में लगाया गया है। पंचायतों को जिम्मेदारी दी जा रही है अपने इलाके को माओवाद से मुक्त करने की जिम्मेदारी, बदले में सुविधाएं, विकास, नई ऊर्जा का संचार। पंचायत विभाग भी अब इसमें आगे बढ़कर के काम कर रहा है, विशेष रूप से नक्सल सरेंडर की दिशा में। और इलवद पंचायत अभियान, ऐसा अभियान लेकर चल रहे हैं। मेरी चर्चा हुई जिला पंचायत के सदस्यों से, जनपद पंचायत के सदस्यों से और सरपंचों से, और मैंने उनसे कहा कि क्या यह संभव है कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जो लोग भी नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हों उनको आप सरेंडर करा दें। तो कहा कि हम करा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि क्या यह भी संभव है कि आप अपने पंचायत से इस बात की घोषणा कर दें, अच्छा अर्थात पंचायत का प्रस्ताव कर दें कि हम माओवाद से मुक्त हुए। तो कहा कि यह भी किया जा सकता है। जब मैंने उनसे पूछ लिया, उनका एश्योरेंस रहा, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का हम सबको हरी झंडी दी है, क्लियरेंस दिया है कि इस अभियान को चलाया जा सकता है। तो इलवद पंचायत के माध्यम से अगर कोई पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सभी
जो नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको सरेंडर करवाते हैं और यह घोषणा करते हैं, इस बात का प्रस्ताव करते हैं पंचायत में कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ तो उस पंचायत को तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही साथ उस पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा चाहे टावर लगाकर या बाजू वाले टावर से वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। वहाँ पर विद्युत वाला तार खींचकर विद्युत कनेक्शन ले जाया जाएगा और जब तक विद्युत कनेक्शन नहीं जाता है तो उसमें सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। यह एलबद्ध पंचायत अभियान के अंतर्गत हम लोग आगे करने वाले हैं, जिसमें पंचायत विभाग के माध्यम से भी और सभी विभागों को जोड़ करके हम लोग एक बल्क में सरेंडर लोगों का हो सके, नीचे क्लियर हो सके। जैसे ओडीएफ पंचायत होता था, उसी पैटर्न पे आप सोच लीजिए कि अब माओवाद मुक्त हो गया है, ऐसा पंचायतें भी डिक्लेयर करेंगी। छत्तीसगढ़ की सरकार अपना काम कर रही है तो इधर दिल्ली से पूरा सपोर्ट साथ है। जिस वक्त बीजापुर में मारे गए नक्सलियों की गिनती और शिनाख्त हो रही थी, उसी वक्त देश की संसद से केंद्रीय गृह मंत्री माओवाद के खात्मे के अपने प्रण को दोहरा रहे थे। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। भारत जैसे मजबूत हो चुके देश में अब आंतरिक स्तर पर बंदूक उठाने और सिस्टम को चुनौती देने के लिए कोई मौका नहीं बचा है। सरकारें भी अब ऐसे उग्रवाद को बने रहने की छूट नहीं दे सकती। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारें माओवादियों को बार बार कह रही हैं, हथियार डालो, योजनाओं का लाभ उठाओ या मारे जाओ। यही वजह है कि नक्सलियों के लिए यह आखिरी मौका है। रणनीति फुल प्रूफ हो तो मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को भी पार पाकर आप लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नक्सल के खात्मे का जो अभियान छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसकी कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं स्पष्ट नीति ही है। सरकार नक्सलियों की घर वापसी के लिए जो प्लान लेकर आई है, उसमें उनके लिए इतने कुछ मौके हैं कि जिसे शायद ही कोई चूक ना चाहे। जाहिर है ऐसे में आने वाले समय में जो नक्सली सरकार के ऑफर को ना मानकर बंदूक की राह पर चलना चाहेंगे तो उनका इनकाउंटर होना तय है। रणनीति फुल प्रूफ हो तो मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को भी पार पाकर आप लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। नक्सल के खात्मे का जो अभियान छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसकी कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं स्पष्ट नीति ही है। सरकार नक्सलियों की घर वापसी के लिए जो प्लान लेकर आई है, उसमें उनके लिए इतने कुछ मौके हैं कि जिससे शायद ही कोई चूकना चाहे। जाहिर है ऐसे में आने वाले समय में जो नक्सली सरकार के ऑफर को ना मानकर बंदूक की राह पर चलना चाहेंगे, उनके अलग थलग पड़ने और वजूद खो देने का खतरा भी रहेगा ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।